ठीक है, देखो आसान टॉपिक है, बस समझते चले जाना, जहां प्रॉब्लम है उससे पूछ लेना। लेट अस टेक अ प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। वी नीड टू कन्वर्ट दिस, सी जो भी ओरिजिन जो क्वेश्चन हमें दे रखा होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमल। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, ड्युअलिटी। इस प्राइमल को हमें ड्युअलिटी में कन्वर्ट करना है, या यू कैन से एक ड्यूल फॉर्म होती है, क्या होती है, वी विल डिस्कस। इस प्राइमल इक्वेशन को, प्राइमल प्रॉब्लम को हमें ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप होता है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट इट इन फर्स्ट प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड सेकंड स्टेप होता है कन्वर्ट इट इनटू ड्यूल फॉर्म। सर हाँ बोलो। सर ये नेक्स्ट टॉपिक है सर, ये डिजनरेशन से आगे वाला टॉपिक। ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, एक छोटे छोटे सर मतलब टॉपिक। डिजनरेशन, क्या है, हाँ 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 हाँ, डिजनरेशन करवा। वो डिजनरेशन मैंने करा दिया था, वो 5 केसेस मैंने डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद का टॉपिक है ये। ठीक सिक्स है, के था सर, सिक्स के। सिंप्लेक्स के जो है, हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ड्युअलिटी एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इसमें सर कोई ये भी, अलग है मतलब। ये यूनिट 1 का ही पार्ट है, दिस इज ऑल्सो आल्सो द पार्ट ऑफ यूनिट 1। देखो ना, मैं अभी बता रहा हूँ तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, यूनिट 1 ये का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ड्यूलिटी एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, दैट वी विल डिस्कस टुडे। उसका कोई लंबा न्यूमेरिकल नहीं आता है, दो दो तीन तीन नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर थ्योरी आती है बस। जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिए इन प्रीवियस लेक्चर, समझ गए। ओके सर। ठीक है अश्विनी, आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, यस सर। समझ यस सर गए। मैं। तो अभी यस लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी थ्योरी डिस्कस करनी है हमें। ठीक है, तो ड्युअलिटी में हमें ओके सर। अब ध्यान से सुनो जो मैंने बताया। जो भी न्यूमेरिकल होता है, उसको पहले हम प्राइमल, जो दैट दैट इज कॉल्ड प्राइमल, उसको हम प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसे ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट, सी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तब कन्वर्ट कर, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्राइमल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन वाले हैं, देन वी डू नॉट रिक्वायर टू चेंज द प्राइमल इनटू प्राइमरी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इसे ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशनशिप होती है, जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। RHS साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट बिकम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम RHS साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो जाती है। इक्वेशन जो है वो, यानी इक्वल टू इक्वेशन है वो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में, इसको देखेंगे जब न्यूमेरिकल हम करेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी लेस देन कंस्टेंट है वो ग्रेटर देन कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने भी ग्रेटर देन कंस्टेंट है वो, जितने भी ग्रेटर देन है वो लेस देन, मतलब जो इनइक्वालिटी साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, कन्वर्ट दिस प्राइमल इनटू ड्यूअल फॉर्म, ये हमारा क्वेश्चन है। कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू ड्यूअल फॉर्म कैसे करेंगे, देखो कन्वर्ट। RHS साइड क्या है, सी इसे इसे हमने एज इट इज कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। और जो कंस्ट्रेंट है वो हमारे, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन वाले हैं। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कन्वर्ट करेंगे अगर ये कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पर ग्रेटर देन होता तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इन द ड्यूल फॉर्म, जो RHS है, सॉरी ये RHS है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन को, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 12। जो RHS है 5 और 12, दैट बिकम
ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कंस्ट्रेंट हैं वो हो जाएंगे, 5 और 12 इधर आ जाएगा। दिस मैक्सिमाइजेशन इज कन्वर्टिंग इनटू मिनिमाइजेशन। ठीक है, वेरिएबल जो x1 x2 थे अब वो वेरिएबल हो गए y1 और y2। कंस्ट्रेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या है 6 और 5। दिस 6 और 5 कम हेयर, वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको इसके कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाए, यानी एक्स वन एक्स टू के कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाए, तो x1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, x1 का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2। इसको ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो गई 1 3 1 एंड 2, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड इन ड्यूल फॉर्म। तो ड्यूल फॉर्म क्या हो गई, हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, ड्यूल फॉर्म में मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। लेट अस से मिनिमाइजेशन w इज इक्वल टू 5y1 प्लस 12y2, वेयर 5 एंड 12 ये आरएचएस के पार्ट है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू में ये जो हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाई, दिस इज y1 प्लस 3 के साथ क्या आ जाएगा 3y2। अब ये जो लेस देन कंस्ट्रेंट थे, ये लेस देन कंस्ट्रेंट हो गए ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गए, और ग्रेटर देन के साथ क्या आ गया, ये आ गया 6। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सेकेंड हम ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं, y1 प्लस 2y2 शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि कंस्ट्रेंट यहाँ पर लेस देन था, तो लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर आरएचएस में क्या आ जाएगा, आरएचएस में ये ऑब्जेक्टिव का x2 का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ये 2 लाइन का आंसर हो गया। क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो बस ये 3 लाइनें लिख दी, दिस इज आंसर। तो ये प्राइमल फॉर्म है, बहुत ध्यान से सुनो, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये प्राइमल फॉर्म है हमारी। ठीक है, दिस प्राइमल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू दिस ड्यूल फॉर्म, एंड द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग primal into dual is as follows. These are the rules. Now फर्क क्या पड़ा, हमने प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, फिर से हम इसे सिंप्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाई सिंप्लेक्स, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक x1 x2 निकाल लेते, अब y1 y2 निकल आएंगे और w की वैल्यू निकल आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम ये प्रॉब्लम सिंप्लेक्स से या किसी भी मेथड से आगे सॉल्व करते हैं। नो व्हाट इज सर हाँ बताओ। सर हमने करा है क्यों सर, ये इसमें तो सोल्व हो हाँ सकता मैं था क्या उसी प्राइमल पे आ फॉर्म रहा हूँ, में। उसी पे आ रहा हूँ मैं। Now question come into the mind, why we have converted primal into dual। पहली बात, for the simplification। तो इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में वेरिएबल जो नंबर ऑफ इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, वो कम हो जाएंगी जब हम ड्यूल फॉर्म में करेंगे। अगर आप इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हो और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हो, बोथ आंसर यू विल गेट, बोथ द आंसर सेम। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, हालांकि ये करना आपके सिलेबस में नहीं है। कोई भी ड्यूल प्रॉब्लम है उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप लास्ट 5 साल के 5-6 साल के पेपर आप ओपन करके देखोगे, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बस ये कहा जाता है कन्वर्ट दिस प्राइमल इनटू ड्यूल फॉर्म। तो फर्स्ट पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दिस प्राइमल इनटू ड्यूल फॉर्म फॉर द सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये क्वेश्चन अगर अगर आपका 20 मिनट में हो रहा है तो ये आपका 15 मिनट में हो जाएगा, कैलकुलेशन इसकी कम हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लेक्स या किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग डिमांड। कोई भी कंपनी है उसमें बहुत सारी डिमांड्स जो है वो बार बार चेंज होती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। उस डिमांड को जो है जो भी डिमांड होती है उसके रिस्पेक्ट में आपको अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करना होता है, या फिर आपको प्लानिंग करनी होती है, मैन पावर की शेड्यूलिंग करनी होती है। तो बहुत सारे जो वेरिएबल हैं वो इसी में आते हैं। जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अगर आपको क्वेश्चन याद होंगे, तो जो इंडस्ट्री की जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एलपीवी फॉर्म, और उस एलपीवी फॉर्म में जब हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग जब करी थी, तो पहला स्टेप तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते थे हम, डिसीजन वेरिएबल डिफाइन करते थे, कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते थे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी की एक्चुअल प्रॉब्लम को दर्शाता था।
तो व्हेन वी कन्वर्ट दिस प्राइमल इनटू ड्यूअल फॉर्म, तो समहाउ जो वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं या वेरिएबल के जो कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, y1 का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एनालिसिस में हेल्पफुल है फॉर द प्लांट मैनेजर। ठीक है, अब किस तरीके से हेल्पफुल है ये आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, क्योंकि इसके हमें डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं करना है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इट हेल्प टू टेक द फ्यूचर डिसीजन। सी, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट तो होती नहीं है। हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में भी लेके आनी पड़ती है। तो जो भी फ्यूचर के जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं प्राइमल को जब हम ड्यूअल में कन्वर्ट करते हैं उससे मिल जाते हैं। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा सा और आगे क्लियर होगा तुम्हें ये बात। माई क्वेश्चन इज दैट, ये रूल समझ में आ गए? अगर ये रूल समझ में आ गए देन वी कैन सी मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन यस हम सर। और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन लेट अस टे मैक्सिमाइज। देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे डायरेक्ट इसको इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ ड्यूल फॉर्म। तो ड्यूल फॉर्म में अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखूं, x1 x2 x1 x2 x1 x2, यहाँ पर अगर मैं 0 x1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? चौथी इक्वेशन में ये होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं 0 × x2 लिखूं फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा ना। मुझे पहला रूल था, मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है, तो मैक्सिमाइजेशन के साथ क्या आना चाहिए, लेस देन साइन आना चाहिए। तो हम देखेंगे चारों इक्वेशन में लेस देन साइन आ रहा है, तो मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई स्टार्ट कन्वर्टिंग दिस प्राइमल इनटू ड्यूल फॉर्म। क्या करूं मैं, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी मिनिमाइजेशन में। लेट अस से z था तो मैंने से w ले लिया। आरएचएस में ऑब्जर्व करूं 50 50 35 10 एंड 20, तो दिस इज 50 इंटू y1 प्लस 35 इंटू y2 प्लस 10 इंटू y3 प्लस 20 इंटू y4। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया हमारा। ये ड्यूल जो फॉर्म है उसका हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया। नाउ मुझे कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाना है, तो कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाना है तो इसका अगर हम कोफिशिएंट देखूं 2 3 5, तो अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या हो जाएगी, 2 3 5 और 0। ये हो जाएगी सेकंड, आ जाएगा 6 2 -3 और 1। इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 5 0 6 2 -3 1। तो हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 इंटू y1 प्लस 3 इंटू y2 प्लस 5 इंटू y3। अब y4 में तो 0 है तो यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट क्या था हमारा, लेस देन। तो अभी जो मैंने टेबल दिखाई थी रूल्स की, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर देन। अब आरएचएस जो था, आरएचएस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला गया, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ जाएगा, आरएचएस में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो यहाँ पर आरएचएस में आ जाएगा। नाउ 6 इंटू y1 प्लस सेकेंड कंस्टेंट हो जाएगा 2 इंटू y2 -3 इंटू y3 प्लस y4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल। इसका कंस्टेंट क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 5 5 आ जाएगा। वेरी गुड, समझ गए मतलब तुम लोग। तो ये 5 हो यस जाएगा। सर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मुझे जरा थोड़ा सा एनालिसिस करके बताओ, इस क्वेश्चन में अगर अगर इस प्राइमल वाले क्वेश्चन को मैं सिंप्लेक्स से सॉल्व करता तो कितनी टेबल बनती मेरी, जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितनी टेबल बनती, चार, सॉरी कितनी रोस आती मैट्रिक्स में जब हम कन्वर्ट करते तो हाउ मेनी रोज, कितनी रोज एंटर करती, 4 रोज एंटर करती। भाई नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, नंबर तो ऑफ 4। नंबर ऑफ वेरिएबल है 4, और 4 वेरिएबल तुम ऐड करते हैं इसमें। नहीं सॉरी, नंबर ऑफ वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल तो x1 और x2 है, और 4 वेरिएबल ऐड कर देते हैं हम, सिलेक्ट वेरिएबल s1 s2 s3 और s3। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते तो x1 को 0 करते हैं, x2 को 0 करते हैं, यस सर। है ना।
तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल कितने हो जाते हैं? S1 S2 S3 S4 S4 S1 S2 S3 एंड S4। तो रो कितनी बनती है हमारी? 4 रो बनती है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या टेबल नंबर 1 में हम 4 रोज बनाते हैं। और अब जब अगर यही क्वेश्चन में ड्यूल ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेशन आसान होगी या पहले कैलकुलेशन आसान थी? सर अब आसान हो जाएगी सर। अब आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम सिंपलेक्स टेबल बनाओगे तो ओनली 2 रोज विल एंटर। R1 और R2 केवल 2 ही रो होंगी, और 2 रो में R1 माइनस R2 R2 माइनस R, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। और इससे पहले अगर आप 4 रो में अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिक्स ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहा हो तो ये टिपिकल होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए, आगे बढ़े। तो इसका जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज, हम ड्यूल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल एडवांस टॉपिक है। ड्यूल जो है उस उन एडवांस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सिलेबस में है। तो लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में देखो आप, दिस न्यूमेरिकल हैज कम लास्ट ईयर। ये पिछले पिछले साल आया था 7 मार्क्स में, और कुछ नहीं, 2 लाइन का न्यूमेरिकल है ये। अभी इससे पहले जो हमने देखा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन देखा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा, ये जो क्वेश्चन था ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था। तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हमें जो कंस्ट्रेंट चाहिए वो लेस देन वाले चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हमें कंस्ट्रेंट चाहिए ग्रेटर देन वाले। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर 7 नंबर में इतने क्वेश्चन होगा बस फिर तो। बस ये लॉटरी लगने वाली बात है, पिछली बार आ गया था, लेकिन ये छोटे छोटे नंबर में आता है। मैं दिखाऊंगा, अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। तो ओके। अब ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में हमें चेक करना है ऑल द कंस्ट्रेंट 1 2 3 इट शुड बी ग्रेटर देन। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर देन वाले होने चाहिए कंस्ट्रेंट। अगर नहीं है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन वाले हैं तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अ, इसका मैं ड्यूल लिख देता हूँ। तो जब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ड्यूल लिखते समय मैं क्या करूंगा, मैक्सिमाइजेशन कर दूंगा। मैक्सिमाइजेशन W इज इक्वल टू, बताओ मुझे जरा, समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिखूं, RHS क्या है, RHS सर 12 12 इंटू वाई वन y1 प्लस 17 y2। 17 इंटू Y2। वेरी गुड। इट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। अब डायरेक्टली कर दो, मैं मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दें। नहीं सर कर दो। Y1, क्योंकि इसका ट्रांसपोज है तो यहां से मैं देखूं 1 2 और 2, तो Y1 प्लस 2 अगर ट्रांसपोज करूंगा तो ये 1 2 2 ऐसे आ जाएगा ना, 1 2 2 ऐसे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ Y1 प्लस 2 Y2 प्लस प्लस 2 2। 2 Y3 शुड बी। अब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है ग्रेटर देन, तो यहाँ हो जाएगा लेस देन। ठीक है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्या आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट सर 20। 20। वेरी गुड, सर 20। 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में देखो, x2 का कोफिशिएंट कितना है, Y1 प्लस Y2। अब यहाँ x2 का देखो, तीसरी इक्वेशन में दिख रहा है तुम्हें, x1, एक मिनट चेक करें, Y1 प्लस Y2 प्लस 2 इंटू Y3, यहाँ पर क्या था, 0 था। यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 0 था, और यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 0 है। अगर तीसरी इक्वेशन में बात करें, 4 इक्वेशन है ना, तीसरी इक्वेशन में बात करें x2 का कोफिशिएंट 0 है, तो ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2, Y3 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Y4 आ जाएगा प्लस Y4 इज लेस देन और इक्वल टू, क्या लिखूं आगे, लेस देन और इक्वल टू 16। 60। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका देखो ये कैसे होगा, ट्राई करो जरा ऐसे। सर एक बार हेलो सर ये जो करवाया था अभी आपने। हम्म, अश्विनी पूछ रहा है। सर मैं यस सर। सर हाँ दिखा मैं, दो एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिखा दो सर ऊपर ऊपर से करके दिखा दो सर बस। ऊपर से करके बेटा फिर हाँ सर बस पूरा फोटो लेक्चर ऐसे में दिखा निकल दो। जाएगा। देखो ऐसा है, एक क्वेश्चन हमने लिया था, ये क्वेश्चन था प्राइमल। ठीक है, एक मिनट,
जल्दी से समझो, ये प्राइमल है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ड्यूल फॉर्म में। जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो आरएचएस में चला जाता है, जो आरएचएस है 5 और 12, वो ये सब आपस में स्वैप हो जाते हैं। ठीक है, जब हम प्राइमरी में कन्वर्ट करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है x1 का 1, इसका है 1, इसका है 3, इसका 2, ये आपस में ट्रांसपोज हो जाते हैं। ये ट्रांसपोज हो जाते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्ट हो जाता है मिनिमाइज में, और जो इक्वलिटी है वो लेस देन की जगह हो जाते हैं ग्रेटर देन की। तो ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था। तो जब हमने ड्यूल किया, इसके ड्यूल फॉर्म में 6 इधर आ गया आरएचएस में, 5 इधर आ गया आरएचएस में। ठीक है, और इसका जो आरएचएस था 5 और 12, ये आ गया यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट में। मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम हो गई मिनिमाइज में। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट थे लेस देन वाले, वो कन्वर्ट हो गए ग्रेटर देन वाले। तो आपको बस इतना थंब रूल याद करना है, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हमें सारे के सारे कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हमें सारे के सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले चाहिए। ठीक है। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा मिनिमाइजेशन का। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट हैं वो ग्रेटर देन वाले हों। तो इक्वेशन नंबर में ग्रेटर देन वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में ग्रेटर देन वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 में देखो लेस देन वाला कंस्ट्रेंट है, तो इक्वेशन नंबर 3 वाला जो कंस्ट्रेंट है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये जो प्राइमल दे रखा है, इसको मुझे प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इक्वेशन बिकम -7x1 +2x2 +x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो जब भी हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। माइनस से तो मल्टीप्लाई होता ही है, साथ ही साथ इक्वलिटी का जो साइन है वो भी चेंज होता है। तो +x3 होगा, x1 +x2 +x3। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये जो नई वाली इक्वेशन हो गई वो इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू अ ड्यूल फॉर्म। तो ड्यूल फॉर्म में मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो मैंने लिख दिया मैक्सिमाइजेशन W इज इक्वल टू, अब ये RHS देख लो क्या क्या आ रहा है, 7 4 10 3 2। 7 × y1 +4 × y2 +10 × y3, सॉरी 10 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -10। यहाँ पर आएगा -10, क्योंकि ये इक्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, -10 है ना। तो -10 × y3 +3 × y4 +2 × y5। ठीक है, सब्जेक्टेड टू, अब हमें कंस्ट्रेंट लिखना है। कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे, 3 6 7 1 4। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 3 6 7 1 4। तो ये हो जाएगा 3y1 +6 × y2, सॉरी फिर मैं गलती कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन मुझे देखनी ही नहीं है, मुझे ये वाली नई इक्वेशन देखनी है। तो 6 3 6 -7 × y3, ये नई इक्वेशन जो बनी है हमारी, 7 × y3 +y4 +4 × y5। अब कंस्ट्रेंट क्या था हमारा, ग्रेटर देन वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन। और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कंस्ट्रेंट है वो हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 3। सेकेंड कंस्ट्रेंट आएगा, x2 का कोफिशिएंट देखेंगे हम, 5 × y1 +y2। अब यहाँ पर देखो x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 +2 × y3 -2 × y4 +7 × y5 इज लेस देन और इक्वल टू। अब इसका कंस्टेंट हो जाएगा -2, यहाँ पर -2 आएगा।
ठीक है, इसी तरीके से x3 के कोफिशिएंट देखेंगे हम, 4 × y1 प्लस 3 × y3। x3 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 प्लस, सॉरी ये y2 हो जाएगा, y2 प्लस y3 प्लस 5 × y4 माइनस 2 × y5 इज लेस देन और इक्वल टू 4। आया समझ में? समझ में आया? अश्विनी, अकुल, यस यस सर, आ गया। बस आपको ये करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसका। देखो मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, किताब से दिखाता हूँ, आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। फ्रॉम द हीरा एंड गुप्ता। देखो ये, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, अगर कुछ और एग्जांपल देखो, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट क्या चाहिए, लेस देन वाले। अगर ग्रेटर देन वाला कंस्ट्रेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली द ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट इज कन्वर्टेड इनटू लेस देन कंस्ट्रेंट बाय मल्टीप्लाइंग द -1। ठीक है, तो नई इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसे, अगर हमें ये याद रखना है, मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो वो लेस देन वाले कंस्टेंट के साथ आना चाहिए, और मिनिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो ग्रेटर देन वाले कंस्टेंट में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लेस देन कंस्टेंट आ रहा है तो यहाँ भी देखो इस क्वेश्चन में यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो एक हमने सिंपल केस कवर कर लिया, सिंपल केस कवर लिया जहां पर हमें कोई भी -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक हमने दूसरा केस देख लिया जहां हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ टेक द थर्ड केस, एक तीसरा केस देखते हैं। वेन देर इज अ इक्वल का साइन, जहां पर इक्वल का साइन होगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली वैसे ही दिखा देता हूँ। नो, ऑल द न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ ये सारे मैंने पीडीएफ में कर रखे हैं, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने देख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी देख लिया हमने, मिनिमाइजेशन का जो लास्ट ईयर आया था ये भी देख लिया। नाउ सी दिस थर्ड एग्जाम्पल, देखो इसमें क्या चेंजेस है, दिख रहा है आपको? ऐसे ही बता दूं, इसी पीडीएफ में ही बता दूं, दिख रहा है ना? यस सर। देखो इस क्वेश्चन में प्राइमल हमें दे रखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन। अब यहाँ इक्वलिटी नहीं है, यहाँ इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन है। तो जो इक्वल का जो साइन होता है, तो हम पहले इसे दो उसमें कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 6। 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसको हम दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेटर देन में भी और लेस देन में, यानी अब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन हो गई 1 एंड 2। इसी तरीके से यहाँ भी इक्वल का साइन है, इसको भी मैंने दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 2x2 प्लस 5 इंटू x3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। यहाँ पर दो कंस्टेंट तो आ रहे हैं लेस देन वाले, यानी इक्वेशन नंबर 1 और मतलब दो इक्वेशन में तो लेस देन वाले आ रहे हैं और दो में ग्रेटर देन वाले आ रहे हैं। तो जहां ग्रेटर देन वाले कंस्टेंट आ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई -1 क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन साइन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ अवर क्वेश्चन बिकम, क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लेस देन वाली चाहिए थी। डिस्टर्बेंस कैसा आ रहा है बेटा? अश्विनी बंद कर दो अपना माइक। तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था,
ठीक है, तो सारे के सारे हमने लेस देन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेस देन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम डायरेक्टली ड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ड्यूल में? दिस 6 इंटू y1 माइनस 6 इंटू y2 प्लस 4 इंटू y3 माइनस 4 इंटू y4। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमाइजेशन यानी मैक्सिमाइजेशन वाला। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंस्ट्रेंट में कैसे लिखूंगा? इसका ट्रांसपोज करूंगा। तो ट्रांसपोज करूंगा तो 4 - 4 1 और -1। 4 - 4 1 एंड -1, y1 y2 y3 एंड y4। x2 का कोफिशिएंट देखूं मैं, 3 - 3 2 एंड -2, 3 - 3 2 एंड -2, y1 y2 y3 एंड y4। x3 का कोफिशिएंट देखूंगा, 1 - 1 5 एंड -5, 1 - 1 5 एंड -5 इज अब क्योंकि यहाँ पर सब में लेस देन का कंस्ट्रेंट था, यहाँ सब में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का कंस्ट्रेंट आ जाएगा। सारे सारे उसमें ग्रेटर देन आ जाएगा, 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन में ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आ जाएगा। अब ग्रेटर देन के बराबर में क्या आएगा? जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होगा, 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो आंसर हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ एक बुक्स में आप देखोगे आंसर इसने यहाँ भी छोड़ दिया है। और दूसरा जो आप हीरा एंड गुप्ता की बात करोगे, यहाँ स्टैंडर्ड बुक्स की बात करोगे, उन्होंने क्या किया है, इस इक्वेशंस को और फर्दर सॉल्व किया है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। कैसे सिंप्लीफाई किया है? जिस y1 माइनस y2 को एक सिंगल वेरिएबल ले लिया हमने y1 डैश, y3 माइनस y4 को एक सिंगल वेरिएबल ले लिया y2 डैश। और जब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट में y1 और y2 की वैल्यू हम रखेंगे, अगर इसमें हम 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 है ना। और y1 - y2 हो जाएगा, तो अ, उसको हमने लिख दिया y1 डैश। तो व्हेन वी पुट y1 - y2 इज इक्वल टू y1 डैश एंड y3 - y4 इज इक्वल टू y2 डैश, दिस होल ड्यूअल फॉर्म इज सिंप्लीफाई इन दिस फॉर्म। ये इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गया। अंतर क्या हो गया ऊपर वाले में और नीचे वाले में? y1 y2 y3 एंड y4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दीज आर द नॉन नेगेटिव कंडीशन। ये आपकी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन थी। जबकि हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर हमें लिखना पड़ेगा दिस वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर हमने ये इसको सिंप्लीफाई तो कर लिया, साथ ही साथ हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा y1 डैश एंड y2 डैश आर अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, y1 डैश एंड y2 डैश आर अनरेस्ट्रिक्टेड, ये बस लिखना है। उसके बाद हम फर्दर इसे सिंप्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप आंसर यहां पर भी छोड़ दे रहे हो तो भी सही है, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप इस सिंप्लीफाई फॉर्म में छोड़ दे रहे हो तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा दिस y1 डैश एंड y2 डैश आर अनरेस्ट्रिक्टेड। तो अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर वाले सॉल्यूशन में ये केवल पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा था ड्युअलिटी में, ड्युअलिटी के जो रूल देखे थे, इन दिस रूल दिस इक्वेशन, मतलब इक्वल का जो साइन है, इक्वल का जो साइन है वो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है और अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इसका मतलब ये था। ठीक है, तो लेट अस टेक अ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हेन इन द प्राइमल it is specified that there are three variable x1 x2 and x3 where x1 x2 is greater than equal to 0 and x3 is unrestricted। x3 जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, यानी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो मुझे सारे के सारे कंस्ट्रेंट कैसे चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले चाहिए। तो लेट्स कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट अस ऑब्जर्व द कंस्ट्रेंट नंबर 1, इक्वल का कंस्ट्रेंट है। तो इक्वल में अगेन इसको दो में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, एक ग्रेटर देन वाले में और एक लेस देन वाले में। लेस देन वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लेस देन वाले में मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जब इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -x1 प्लस 3x2 -4x3, -x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। अच्छा, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल जब भी आएगा तो इसको मैं ऐसे चेंज करूंगा, दिस x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। जैसा कि मैंने यहां पर क्या किया था, यहां पर मैंने उल्टा किया था, यहां पर मैंने किया था आंसर निकलने के बाद इस वेरिएबल को मैंने y1 माइनस y2 को y1 डैश लिख दिया था। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे क्वेश्चन में अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर x3 को पुट किया x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो व्हेन आई पुट दिस x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, तो एक वेरिएबल जो है दो और वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो मिनिमाइजेशन ऑफ दिस यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आ गया, 4 इंटू x3 यानी 4 इंटू x3 डैश माइनस 4 इंटू x3 डबल डैश। लेट अस सी दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लेस देन कंस्ट्रेंट था, मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x1 प्लस +2 -का x1 प्लस 2 इंटू x2। अब ये मैं जीरो लिख सकता हूँ ना, x3 डैश, क्योंकि x3 तो है ही नहीं इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं जीरो पुट कर दिया यहाँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा चौथी जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन वाली है, तो कुछ भी इसमें मैंने चेंज नहीं किया, बस x1 के साथ मैंने जीरो ऐड कर दिया, +2x2 माइनस x3 डैश प्लस x3 डैश। तो जब माइनस x3 में मैं x3 डैश माइनस x3 डबल डैश करूंगा तो माइनस का x3 डैश हो जाएगा और प्लस का x3 डबल डैश हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। व्हेन दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वैसे ही हमने ड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हमने ये ड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, वही किया 5 - 5 -3 और 4, यहाँ पर आ गया 5 - 5 -3 एंड 4। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा 1 1 1 एंड -1, वो यहाँ आ गया 1 1 एंड -1, ठीक है। और इसको इसका जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमें कोफिशिएंट मिल गए कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे। वेरी स्मॉल टॉपिक, सेंसिटिविटी एनालिसिस। sensitivity analysis, last topic of this unit, sensitivity analysis. Now in this sensitivity analysis क्या होता है, थोड़ा रीड आउट करते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। वंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग हैज बीन अटेंड, तो हमने देखा जब टेबल नंबर 3 या टेबल नंबर 4 जब आती थी, टेबल नंबर 3 जब आती थी तो आंसर निकल आता था, जब CJ - ZJ जो है टर्मिनेट हो जाता था तो हमें कुछ कुछ ना कुछ आंसर मिलता था। मे बी हमें आंसर मिलता था x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 40, इस तरीके से आंसर मिलता था। और यहीं पर हम आंसर फिनिश करते थे और उसके उसके बाद हम ये चेक नहीं करते थे क्या इस आंसर में फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है या नहीं। सेंसिटिविटी एनालिसिस से हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म द पोस्ट ऑप्टिमलिटी प्रोसेस, मतलब ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, पोस्ट ऑप्टिमिलिटी चेक करते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से, ठीक है। यानी इसके बाद भी हम क्वेश्चन को खत्म नहीं करते हैं, वी डू सम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन इट इज अज्यूम दैट पैरामीटर सच एज मार्केट डिमांड, इक्विपमेंट कैपेसिटी, रिसोर्स कंजम्पशन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, द रिलेवेंट कॉस्ट और प्रॉफिट all are known with certainty and do not change over time. In actual practice, देखो हमने अगर क्वेश्चन कर लिया, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो भी आपकी मार्केट डिमांड है या कैपेसिटी है वो हमारी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ठीक है, आपको पोस्ट ऑप्टिमिलिटी करने की जरूरत नहीं है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है, लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन टाइम चेंजेस, इक्विपमेंट एबिलिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज देयरफॉर डिजायरेबल टू स्टडी हाउ करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन द पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम गेट चेंज।
ठीक है। in this problem the information may be more important than the single result provided by the optimal solution. Such an analysis converted into static linear solution into dynamic tool to study the effect of changing condition such as business and industry. क्या कहने का मतलब है कि जो भी हमें आंसर आया हमारा z इजकल टू 40 आया, उसके बाद हम कुछ ऐसी एनालिसिस करते हैं कि सपोज हमने कोई इक्विपमेंट ऐड कर दिया, मैन पावर ऐड कर दी, कोई हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो कुछ स्मॉल जो चेंजेस कर रहे हैं उन चेंजेस की वजह से जेड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, जेड इंक्रीज कर रहा है तो कितना इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैं कोई छोटा सा प्रोडक्ट में ऐड कर रहा हूं तो जेड क्या सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करने से सिग्निफिकेंटली जेड इंप्रूव हो रहा है। यानी प्रॉफिट अगर 40 रुपए का है कंपनी का, अगर मैं एक लेथ मशीन और परचेज कर लूं तो क्या वो रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा मेरा प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट क्या बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। दैट स्टडी इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो यहाँ पर देखो, द चेंज इन पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिस्क्रीट चेंजेस इन द पैरामीटर ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, समझ गए। तो जो भी पैरामीटर जो चेंज हो रहे हैं, जैसे कैपेसिटी हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन हो गया, या प्रोडक्ट हो गया, अगर हम जो चेंज चेंज करने पे हमारा आंसर कितना ज्यादा सेंसिटिव है या कितना ज्यादा चेंज कर जा रहा है, कितना प्रॉफिट हमें किस रेट से प्रॉफिट मिल रहा है, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब हम करते कैसे हैं इसे, वी चेंज द पैरामीटर इन द लीनियर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग चेंजेस इन द आरएचएस। अच्छा, जो भी हम प्रॉब्लम करते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते थे या कंस्ट्रेंट इक्वेशन नंबर 1 2 3 लिखते थे, ये सब आती कहाँ से थी, प्रॉब्लम से ही तो आती थी। जो इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई अदर टाइप की जो प्रॉब्लम होती थी उसी से आती थी। तो आरएचएस में अगर हम चेंज कर रहे हैं, अगर हम आरएचएस में चेंज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, कोई मुझे बताएगा। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट के आरएचएस में अगर लिख रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल देके मुझे समझा सकता है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। देखो याद करो। शायद आउटपुट में चेंज करेगा शायद हम सर। हाँ, क्या होगा। आउटपुट में चेंज करेगा ना सर, आउटपुट में अगर आप राइट हैंड साइड में चेंज करो। आरएचएस अगर चेंज करेंगे, अगर आपको याद होगा, लेथ मशीन थी, अगर वो हाँ, 180 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो मतलब उसे ये तो ऊपर कर दो नीचे कर दो। हाँ, या ऊपर कर दें या नीचे कर दें, अब वो 200 घंटे के लिए अवेलेबल हो गई, है ना। अभी मेरे पास 200 घंटे, अब मैंने कहीं बाहर से मैंने करना चालू कर दिया, कहाँ अब 200 घंटे के लिए अवेलेबल है। यानी सर्विस मैंने का स्मॉल चेंजेस किया, उस स्मॉल चेंजेस करने से मेरे जेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, मुझे कितना प्रॉफिट गेन हुआ अगर मैंने स्मॉल चेंजेस किया। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट में हमने कुछ चेंज किया, न्यू वेरिएबल को ऐड किया। न्यू वेरिएबल को ऐड किया मतलब हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, X1 X2 और X3, न्यू वेरिएबल ऐड किया मतलब X4 हमने ऐड कर दिया, यानी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ द कंस्ट्रेंट चेंज कर दिया। अगर कोई प्लांट अगर 2 दिन रन कर रहा है तो हमने 3 करा, 2 शिफ्ट में रन कर रहा है तो हमने 3 शिफ्ट में रन कर दिया, एंड सो ऑन, एडिंग द न्यू कंस्ट्रेंट, डिलीटिंग द वेरिएबल। तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसको हम थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस को समझने के लिए मतलब तुम लोग को ज्यादा समझना नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको करना नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को, 138/5। इसने क्या किया, X2 के कोफिशिएंट को चेंज किया। ठीक है, थोड़ा सा किसी रेंज के अकॉर्डिंग X2 के कोफिशिएंट को चेंज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 237/8 हो गया। मतलब पहले प्रॉफिट था 135/5, कुछ चेंजेस किए, मतलब कोफिशिएंट चेंज किया। इसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। इसने क्या किया, कुछ X2 का जो कोफिशिएंट था, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका जो कोफिशिएंट था 3, इसका X2 का कोफिशिएंट है 3, यानी 3 रुपए में बिक रहा होगा वो माल
जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसका, इस 3 की जगह मैंने 6 कर दिया या 7 कर दिया, तो जेड में कितना कितना जो है वो मुझे बेनिफिट हो जा रहा है जेड में, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अगेन अ वेरी बिग न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल आप लोग करते हो, अ, जो न्यूमेरिकल आप लोग उससे करते हो, कहना चाहिए, जो न्यूमेरिकल आप लोग सिंप्लेक्स का करते हो, उस न्यूमेरिकल से भी एक बड़ा न्यूमेरिकल है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो वो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस इतना करना है, आपको सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस देखना है। अगर कोई पेपर अगर खुला हुआ है तो यू कैन सी, आप लास्ट ईयर के पेपर देखना, केवल और केवल क्वेश्चन जो आते हैं वो अ, वैसे ही आते हैं क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग द सेंसिटिविटी एनालिसिस। अगर आपको कंसेप्ट समझ